हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज हम लोग 11वीं क्लास का साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल वर्क। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें लेक्चर को और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी और हमारा आपका बंधन अटूट बना रहेगा और हम ऐसे ही नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आज से लगभग 7 मिलियन ईयर्स अगो सबसे पहले ह्यूमन एग्जिस्टेंस इस धरती पर आया। चिंपैंजी और ह्यूमन दो अलग अलग स्पीसीज एक सेम एंसेस्टर से अलग हो गए। यानी हमारे जो पूर्वज थे चिंपैंजी और इंसान के जो पूर्वज थे वो एक ही थे, लेकिन यहाँ से अलग अलग ये दोनों स्पीसीज उभर कर निकले। इंसान में लॉजिक आया, धीमे धीमे इंसान और डेवलप होता गया, ये लॉजिक और गहराता गया। दिन रात होते देखता, वो देखता कि आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, वो देखता कि सीजन बदल रहे हैं, वो देखता कि आकाश में इंद्रधनुष बना हुआ है, टाइड्स ज्वार भाटे आ रहे हैं, वॉल्केनोज ज्वालामुखी हो रहा है। ये सारे फिनोमेना वो देखता अपने सामने। क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ती गई और हर बार उसने ये जतन किया कि कैसे पता चले कि आखिर ये क्या हो रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण नई चीज़ बनती है, एक नया सब्जेक्ट बनता है जिसको कहा जाता है साइंस। साइंस का लैटिन में अगर मतलब देखें तो साइंस साइंटिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू नो। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में इसकी बात की जाए तो संस्कृत में विज्ञान, विद्या का मतलब ही होता है नॉलेज। अगर अरेबिक में इसको देखा जाए तो बोला जाता है इल्म, इसका भी मतलब होता है नॉलेज। मीन्स साइंस का मतलब होता है नॉलेज, किसी नई चीज का ज्ञान, उसी को साइंस कहा जाता है। ऐसा नहीं कि पुराने समय में साइंस नहीं थी, साइंस पुराने समय से ही थी। बहुत समय पहले आपको पता है पुरानी पुरानी सिविलाइजेशंस आई, जैसे मेसोपोटामियन, माया, हड़प्पन, ये सारी सिविलाइजेशन आई और इनमें साइंस का अच्छा खासा यूज आज हमें मिलता है। बट आपको ये बताते हैं कि उस समय साइंस का ग्रोथ बहुत धीमा था, तेज नहीं हो पाया, क्योंकि कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी। इस कारण से साइंस बहुत ज़्यादा बड़े रूप से एक्सपैंड नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि वर्ल्ड कनेक्ट हुआ, सारे लोगों की एक्सेस, एक लोगों की एक्सेस दूसरे लोगों तक पहुंची, तो अब आप देख रहे हैं कि साइंस कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आज मॉडर्न डे की बात करते हैं आप, तो हर रोज़ एक नया प्रिंसिपल, हर रोज़ साइंस में नई डिस्कवरी हो रही है, नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज की डेट में साइंस एक इंटरनेशनल इंटरप्राइज बन गई है। मीन्स पूरा विश्व मिलकर एक साथ कोशिश कर रहा है, इस कारण से ऐसा पॉसिबल हो पाया। अगर ये केवल अलग अलग कंट्रीज करती तो हो सकता है इतनी तेज ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो अब बारी होती है कि साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड किसे कहते हैं। तो साइंस के लिए मैंने आपको बताया कि टू नो, लेकिन सिस्टमैटिक अटेम्प्ट के साथ अगर किसी चीज़ को जाना जाए तो उसी को बोला जाता है साइंस। किसी भी नेचुरल फिनोमेना को आप समझने के लिए या किसी भी फिनोमेना को समझने के लिए जब आप सिस्टमैटिक अटेम्प्ट्स लगाते हैं तो ऐसे प्रोसीजर को, इस तरह से जानने को कहा जाता है साइंस। आपकी बुक ने साइंस की एक बहुत अच्छी डिफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। अपने चारों ओर जो कुछ भी है, एक्सपेरिमेंट से, एक्सप्लोर से और प्रिडिक्ट करके उसके बारे में जानना ही साइंस। जैसे जैसे इंसान की क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे इस वर्ल्ड के, इस नेचर के नए नए रहस्य उलझते नहीं सुलझते गए। और इन सारे रहस्यों से जैसे जैसे इंसान की क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, नई नई चीज़ें जानने की इच्छा बढ़ती गई, तो इस पूरे यूनिवर्स के रहस्य सुलझते गए और साइंस का एक्सपेंशन होने लगा, साइंस बढ़ती गई। हम जिन मेथड्स का यूज करके कोई नई चीज़ डेवलप करते हैं, कोई नई चीज़ जानते हैं, उन्हीं मेथड्स को हमने नाम दिया साइंटिफिक मेथड। वैसे तो साइंटिफिक मेथड का कोई एक लिमिटेड डिफिनीशन नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी बोला जा सकता है कि आप सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन से, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट से, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एजम्पशंस जो होते हैं उनसे, और इसके बाद आप मैथमेटिकल मॉडलिंग या फिर प्रिडिक्शन, इन सब से जो भी थ्योरीज आप डेवलप करते हैं, जो भी प्रिंसिपल डेवलप करते हैं, जो भी नया ज्ञान आपको होता है, वो सारी चीज़ साइंस के अंडर में रखा जाए तो गलत ना होगा। साइंस डायनेमिक है, हमेशा बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। जो पुरानी एग्जिस्टिंग थ्योरी है, कई बार उनमें ही कुछ ऐड होता है और कई बार क्या होता है कि पुरानी पूरी की पूरी थ्योरीज बदल जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। 78 एडी से 168 एडी के बीच एक बहुत बड़े फिलासफर यूरोप में आए जिनका नाम था टॉलमी।
और जिन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी। जियोसेंट्रिक थ्योरी ये कहती है कि अर्थ सेंटर में है और उसके चारों ओर सन और सारे प्लैनेट वगैरह घूमते हैं। यानी उन्होंने अर्थ को सेंटर में माना और देखते भी थे वो सारा दिन कि सन इसके चारों ओर घूम रहा है, चंद्रमा इसके चारों ओर घूम रहा है, तो उन्होंने दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि इंडिया में ये बात बहुत पहले से पता थी कि धरती सन के चारों ओर घूमती है, लेकिन अभी हम यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं इसलिए मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ। उससे लगभग 14 ईयर्स बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस, और इन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, धरती सेंटर पे नहीं, सन सेंटर पे है, और इन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। इन्होंने बताया कि सन धरती के चारों ओर नहीं, धरती सन के चारों ओर घूमती है, एक राउंड शेप में घूमती। तो देखिए यहाँ पर पुरानी थ्योरी गलत हो गई और नई थ्योरी बनी। हालांकि ये बात बहुत दिन तक कॉन्फ्लिक्टेड रही, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई कोपरनिकस को। कोपरनिकस का सपोर्ट करने के लिए गैलीलियो आए। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन बनाई 1609 ईस्वी में, और उसके बाद उन्होंने लोगों को बताया कि देखिए नहीं, वास्तव में ये सही बोल रहे हैं। गैलीलियो की बात को भी लोगों ने नहीं माना और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। इसके बाद फिर और आगे जब डेवलपमेंट होता गया, न्यूटन आए, जोहान्स केपलर आए, तो इन्होंने इस पर और काम किया। जोहान्स केपलर ने सबसे पहली बात क्या की कि इसमें ऐड किया, उन्होंने एक नई बात ऐड की। उन्होंने कहा ठीक है, सन सेंटर पे है और प्लैनेट इसके चारों ओर घूमते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो सर्कुलर ऑर्बिटल में नहीं घूमते, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिटल में घूमते हैं। मीन्स वो ओवल शेप की होती है, जैसे अंडा होता है उस शेप की होती। और उन्होंने पहली बात इसमें एक नई बात ऐड कर दी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नई नई चीज़ें ऐड होती गई। इसके बाद फिर अब अगर और आगे जाएंगे तो हबल साहब आए, उन्होंने बताया कि नहीं, यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड कर रहा है। न्यूटन आए, न्यूटन ने बताया कि दो प्लेनेट के बीच एक ग्रेविटेशन काम कर रहा है, इसी कारण से वो रुके हुए हैं। तो ये चीज़ें ऐड होती गई। मीन्स साइंस डायनेमिक है, साइंस हमेशा बदलती रहती है, साइंस को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हर समय एक नया प्रिंसिपल, एक नई थियरी या तो उसको सपोर्ट करती हुई या तो उसको अपोज करती हुई। अगर सपोर्ट करती होगी तो इस पुरानी थ्योरी में कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाएंगी, और अगर अपोज करती हुई तो फिर वो थ्योरी गलत होगी और नई थ्योरी इस्टेब्लिश कर दी जाएगी। कई चीज़ें हमें बड़ी बड़ी दिखती हैं, जैसे न्यूटन ने जो बात बताई, वो सारी बातें बताई बड़े ऑर्बिटल के लिए, मैक्रो ऑर्बिटल्स के लिए, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए। इन पे न्यूटोनियंस मैकेनिक्स काम करती। न्यूटन ने अपनी एक मैकेनिक्स फाउंड की, मैकेनिक्स बनाई, और आज हम लोग न्यूटन की मैकेनिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से पढ़ते हैं, और इस बुक में भी आपको अच्छा खासा कंटेंट उसका पढ़ने को मिलेगा। लेकिन कई सारे ऐसे फिनोमेना थे जो मॉलिकुलर लेवल पर थे, जिनको न्यूटोनियन मैकेनिक्स से सॉल्व करना बड़ा कठिन लग रहा था। तो इसलिए एक नई ब्रांच आई, एक नई स्ट्रीम आई, जिसको बोला गया क्वांटम मैकेनिक्स, जो एटॉमिक लेवल पर डील करती थी, मॉलिकुलर लेवल पर डील करती थी। और इससे हमने इन नए थ्योरीज को सॉल्व किया, इन नए थ्योरीज को, इन नए फिनोमेना को सॉल्व किया। तो इस तरह से हमने देखा कि साइंस डायनेमिक है, साइंस में हमेशा कुछ नई चीज़ या तो ऐड होगी या तो पुरानी चीज़ हटेगी और नई चीज़ उसमें और ऐड हो जाएगी। थ्योरी कभी हमेशा वैसी ही नहीं रहती, उसमें ऐड होता रहता है कुछ ना। फिर आपको पता है कि रदरफोर्ड ने 1911 के आसपास एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट ने पूरी फिजिक्स को बदल दिया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से पहली बार इन्होंने एक बहुत सटीक जानकारी दे दी क्वांटम लेवल पर। इसके बाद आपको पता है 1913 में नील्स बोर आए, और नील्स बोर ने इसकी मदद से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मॉडल दे दिया। फिर आपको पता है पार्टिकल्स की खोज होती गई, नए नए पार्टिकल्स की खोज होती गई, और जब पार्टिकल की खोज हुई तो इसी के कुछ समय बाद एक बात पता चली कि इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ सिमेट्रिक है, यानी अगर कोई चीज़ प्लस है तो माइनस भी होगी, तो पार्टिकल है तो एंटी पार्टिकल भी होगा। पहली बार इस बात को पॉल डायरेक ने बोला था। फिर आपको पता है कि उसी के 2 साल बाद एक साइंटिस्ट कार्ल एंडरसन, जिन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज कर दी, जो एग्जैक्ट अपोजिट था इलेक्ट्रॉन का, सब कुछ अपोजिट था इलेक्ट्रॉन का और मास बिल्कुल सेम था। तो इससे ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई कि पार्टिकल का एंटी पार्टिकल भी होता है। इस तरह से फिजिक्स का विकास होता गया, साइंस का विकास होता गया, नई नई चीज़ें उसमें ऐड होती गई। हम फिजिक्स को नेचुरल साइंस की एक ब्रांच के रूप में पढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वैसे ही फिजिक्स का ग्रीक में मतलब होता है नेचुरल वर्ल्ड, यानी चारों तरफ का सराउंडिंग।
और अगर इसे हिंदी में जाना जाए तो हिंदी में फिजिक्स को बोला जाता है भौतिकी, मीन्स फिजिकल वर्ल्ड। ये जो हमारे चारों ओर का वर्ल्ड है, इसमें जो जो फिनोमेना हो रहे हैं, जो जो घटनाएं हो रही हैं, जो जो इवेंट्स हो रहे हैं, इनको हम फिजिक्स की मदद से ही एक्सप्लेन करते हैं। फिजिक्स के, या मैं ये कहूँ साइंस का, एक बहुत गहरा प्रिंसिपल होता है जिसमें वो हमेशा यूनिफाई करना चाहता है चीज़ों, रिड्यूस करना चाहता है चीज़ों। फिजिक्स में ये दो थ्रस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, यूनिफिकेशन और रिडक्शन। तो जान लेते हैं क्या होता है यूनिफिकेशन और क्या होता है रिडक्शन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है हम ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स को किसी एक थ्योरी, किसी एक प्रिंसिपल के माध्यम से, किसी एक प्रिंसिपल के थ्रू इलेबोरेट कर पाएँ, तो इसी को बोला जाता है यूनिफिकेशन। जैसे आपको पता है पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग कंसेप्ट थे, फिर इनको यूनिफाई कर दिया गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन गया। ऐसे ही आपको पता है कि ग्रेविटेशन को पहले किस पर्सपेक्टिव में लगाया जाता था और उसके बाद इसको हर जगह अप्लाई करा जाने लगा। किसी इस यूनिवर्स में कहीं पर भी दो पार्टिकल रखे हुए हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा उसको ग्रेविटेशन से हमने एक्सप्लेन किया। ऐसे ही एक बुक लिखी गई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, स्टीफन हॉकिंस ने लिखी। उन्होंने हर चीज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, एक फिनोमेना, एक थ्योरी से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो फिजिक्स की ये कोशिश हमेशा बनी रहती है कि हम किसी एक थ्योरी से पूरी की पूरे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाए, सबको यूनिफाई कर पाए, और इसके लिए फिजिक्स हमेशा काम करता रहता है। आप पढ़ेंगे पूरी बुक में कि पहले जो चीज़ें अलग अलग आपको पढ़ाई गई, बाद में फिर वही यूनिफाई हो गई, और जब यूनिफाई हो गई तो फिर एक साथ पढ़ाई गई। और दूसरी चीज़ है रिडक्शनिज्म, रिडक्शन करना। रिडक्शन का मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है तो उसको हम छोटे छोटे सरल फिनोमेना की मदद से, छोटे छोटे सरल थ्योरीज की मदद से एक्सप्लेन कर पाएँ, इसी को बोला जाता है रिडक्शन। मतलब किसी बड़े थ्योरी को छोटी छोटी थ्योरीज में, छोटे छोटे इवेंट्स में बांट कर समझाना, इसी को बोला जाता है रिडक्शनिज्म। मीन्स जहाँ एक तरफ फिजिक्स यूनिफाई करता है वहीं रिडक्शनिज्म भी करता है, एक बड़े को छोटे छोटे थ्योरीज में बांट के भी समझता है। फिजिक्स के अंडर में हम लोग अब क्या पढ़ेंगे इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी कि स्कोप, स्कोप मीन्स होता है कि फिजिक्स कहाँ से कहाँ तक है, फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। तो स्कोप जब शुरू होती है बात फिजिक्स की, तो आपको पता है फिजिक्स बेसिकली दो बातों पर गौर करता है, एक तो माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है जो बहुत छोटे हों, और मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो बड़े हों। जैसे लेबोरेटरी में जो काम हो रहा है, टेरेस्ट्रियल लेवल पर जो काम हो रहा है, या एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर जो काम हो रहा है, वो सारे मैक्रोस्कोपिक हैं। जो चीज़ें हम आराम से नेकेड आई से देख सकते हैं वो सारी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रही हैं, और जो एटॉमिक, मॉलिकुलर या न्यूक्लियर लेवल पर हो रही हैं उनको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना। तो जो माइक्रोस्कोपिक है उसका डिस्कशन अभी हम करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है फिजिक्स की। मैक्रोस्कोपिक डोमेन में क्लासिकल फिजिक्स आती है, जिसमें आपको पता है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनमें आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इंद्रधनुष का बनना, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे कैसे इमेज बनाई जाती है, माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें, मोशंस ऑफ बॉडीज़ पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम जाएंगे तो फिर हम बहुत छोटे स्केल पर बात करेंगे, मॉलिकुलर लेवल पर बात करेंगे, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उस लेवल पर बात करेंगे। और इन सारी चीज़ों को हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी रिसेंटली फिजिक्स की एक नई ब्रांच आ गई है, आप लोगों की उसमें नहीं है, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, इनके बीच, माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है ऐसा जो बहुत छोटा, मैक्रोस्कोपिक होता है जो बड़ा हो, और इनके बीच में यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलाकर एक बड़ा पार्टिकल्स बना लिया गया, अब उसकी स्टडी की जा रही है, तो उसको बोला जाता है मीजोस्कोपिक। कुछ 10 या 100 एटम्स को कलेक्ट करके एक थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल बन गया, अब उसकी स्टडी की जा रही है, उसको बोला जाता है मेसोस्कोपिक, जो कि आपके सिलेबस में अभी नहीं है। तो आपने ये सारी चीज़ें जान ली कि फिजिक्स का स्कोप क्या क्या है, हमने क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स में। अब जब आप साइंस जान चुके, साइंस के अंदर फिजिक्स जान चुके, तो अब एक टर्म और आता है टेक्नोलॉजी, वो भी समझ लेते हैं। देखिए फिजिकल प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल बने, जो थ्योरीज बनी, उनका यूज़ करके जब हम कोई नई इन्वेंशन बनाते हैं जिसको हम अपने डेली यूज़ में रख सकते हैं या फिर उनको यूज़ करते हैं, उनके प्रिंसिपल से
उनका कहीं एप्लीकेशन करते हैं। जैसे सपोज़ हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा और थर्मोडायनामिक्स से हमने हीट इंजन बना दिया, जिससे हमारी गाड़ी चलने लगी, तो ये टेक्नोलॉजी हो गई। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने कंप्यूटर बना दिए, तो ये उसका एप्लीकेशन हो गया, यानी ये टेक्नोलॉजी हो गई। तो जैसे-जैसे साइंस डेवलप करेगी, वैसे-वैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी और जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी, वैसे-वैसे साइंस के और नए पर्दों से रहस्य उठेगा और नए-नए रहस्यों से पर्दा उठेगा और हमें नई चीज़ें पता चलती जाएँगी। नए-नए नेचुरल फिनोमेना को डिसाइफ़र करने में मदद मिलेगी जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और इस कारण से हमको और नई-नई चीज़ें पता चलती जाएँगी। तो अभी तक आपने जान लिया कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, साइंस क्या है, फिज़िक्स क्या है और फिज़िक्स के अंडर में भी फिज़िक्स का नेचर क्या है और फिज़िक्स का स्कोप क्या है। अब हम